तो जब तक आप लोग क्लास से जुड़ रहे हैं, एक बार हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक संक्षिप्त एक नज़र देख लेते हैं। उसके सभी महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद हैं उनको एक नज़र एक बार देख लेंगे। तब तक आप लोग क्लास से जुड़ते रहें। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ओके, तो जैसे कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में उपबंध किया गया है। नीति निर्देशक तत्व का संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले देंगे हम लोग एक बार एक नज़र में जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 51 तक को एक बार एक नज़र देख लेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी जो भी है आर्टिकल जो भी आप लोगों को पता है, जो भी याद है, आप लोग भी जो है कमेंट करते रहेंगे। तो देखेंगे जैसे कि आपका आर्टिकल 12 में क्या है। तो आर्टिकल 12 में आर्टिकल 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कौन सी परिभाषा? जो आपके मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में परिभाषा राज्य की दी गई है, वही परिभाषा आपके अनुच्छेद 36 में भी वही राज्य की परिभाषा दी गई है। तो जो आपके 12 में है वही राज्य की परिभाषा आपके अनुच्छेद 36 में दी गई। अनुच्छेद 37 में क्या है? अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। इसका क्या आशय है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार क्या था, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता था तो उसे हम न्यायालय में जो है न्यायालय में उसकी चुनौती दी जा सकती थी, या उल्लंघन होने पे हम न्यायालय में अपील कर सकते थे। पर अगर हमारे नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो हम उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी है ये क्या है, इनफोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, आप लोग आंसर देने, ठीक है। जब तक क्लास से जुड़े एक बार हम लोग आर्टिकल को एक नज़र देख लेंगे, फिर हम लोग आगे फिर प्रश्न को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में यह बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व को जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। पर नीति निर्देशक तत्व हमारे देश के संचालन में या हमारे देश के शासन में मूलभूत तत्व है। हम लागू तो नहीं करवा सकते न्यायालय द्वारा, पर देश के संचालन में हमारा नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक मूलभूत तत्व है। और जब भी राज्य कानून बनाएगा, जब भी राज्य विधि बनाएगा, नीति निर्देशक तत्व को शामिल करना, कानून बनाते समय उसका नीति निर्देशक तत्व को लागू करना या नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह कहाँ पर बताया गया? अनुच्छेद आर्टिकल 37 में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। जैसे कि हमारी प्रस्तावना में क्या था? हमारी प्रस्तावना में जो आदर्श थे, जो उद्देश्य थे, वो हमें कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना हमारा क्या है? प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्त परिचय है, और उसके जो आदर्श हैं, उसके जो संकल्प हैं, उसके जो उद्देश्य हुए हमें कहाँ मिलते हैं? मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में। जैसे कि हमारे प्रस्तावना में क्या कहा गया कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आर्टिकल 38 में देखेंगे तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो जो हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की गई है, वो हमें कहाँ पर मिलती है? वो हमारे नीति निर्देशक तत्व में मिलती है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में। फिर आपके आर्टिकल 29 में मतलब अनुच्छेद 39 में क्या है? कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। वे कौन कौन से? कुल 6 प्रकार के, अनुच्छेद 39 में कुल 6 प्रकार के
नीति निदेशक सिद्धांत है। जैसे कि आपका 39 का में क्या कहा गया है कि लोगों को, मतलब पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वो लोगों को जीविका के साधन उपलब्ध कराए। यह बात कहाँ कही गई है? यह बात कही गई 39 का में। फिर आपका आता है 39 खा। 39 खा में कहा गया है कि राज्य जो है भौतिक साधनों, भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। मतलब भौतिक संसाधनों का लोकहित में, जनहित में प्रयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। यह कर्तव्य किसका होगा? राज्य का। फिर 39 गा में कहा गया है कि राज्य धन और उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेगा। इसका क्या आशय है? विकेंद्रीकरण करने का मतलब किसी एक वर्ग के पास वह संकेंद्रित नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ग के पास वो संकेंद्रित नहीं होना चाहिए। तो राज्य क्या करेगा? धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा। ये कहाँ पर बताया गया है? यह आपका बताया गया 39 गा के अंतर्गत। ठीक है। फिर आपका आता है 39 घा, जिसे हम 39 डी भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 39 क्लॉज घा 39 क्लॉज डी। इसमें क्या कहा गया है? पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 39 डी, पुरुष और समान कार्य के लिए समान वेतन का कहाँ उपबंध किया गया है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया है? तो आर्टिकल 39 डी के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ठीक है। फिर आपका आता है 39 अंगा, जिसे हम 39 ई भी कहते हैं। 39 ई, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई भी श्रमिक ऐसे कार्य में नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा श्रमिक ऐसे कार्य में नहीं जाएगा या ऐसे कार्य में जाने से बचाना जाएगा, उसे बचाया जाएगा जो उसके शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब जो उसके शक्ति के अनुकूल नहीं हो, ऐसे कार्यों में जाने से बचाया जाएगा। किसको? श्रमिकों को। यह कहाँ पर बताया गया? यह बताया गया 39 ई, जिसे हम 39 अंगा भी कहते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है 39 चा। 39 चा, और इसी को हम कहते हैं क्लॉज चा, इसी को हम कहते हैं एफ। ठीक है। क्लॉज एफ। एफ में क्या कहा गया है? एफ में कहा गया है कि जो, हाँ ये आपका अभी आएगा। ठीक है, क्रम से चल रहे हैं, आपका आएगा। ठीक है, अच्छा है। हाँ, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आपका 39 क्लॉज एफ या 39 चा में क्या कहा गया है? बालकों और वयस्कों, मतलब बालकों और वयस्कों मतलब युवकों को उनके शोषण से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बालकों और युवकों का या कहिए वयस्कों का उनके शोषण से क्या किया जाएगा? संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि वो उनको गरिमापूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो गरिमा के साथ जी सकें। ठीक है। फिर हमारा आता है 40। इसको सभी को पता है कि 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। 41 जो कि आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 41 इसमें क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। जैसे कि आपका मनरेगा है, मनरेगा किस आर्टिकल के अनुसरण में है? या मनरेगा जो आपका आया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, वो आर्टिकल 31 के ही लागू करने में उसको या इसके ही अनुसरण में उसे बनाया गया मनरेगा। क्योंकि आर्टिकल 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में हमें काम, शिक्षा और लोक सहायता, जैसे कि लोक सहायता में आपका वृद्धा पेंशन हो गया या कल्याणकारी कुछ योजनाएं होती हैं, तो पाने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 42 में क्या है? आर्टिकल 42 में है आपका कि आपका जो है न्याय संगत और मानवोचित दशा, कार्य के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता प्रदान करना। क्या? प्रसूति सहायता प्रदान करने का उपबंध करेगा कौन? राज्य करेगा। फिर हमारा आता है आर्टिकल 43, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 43 में क्या है? कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मतलब उचित मजदूरी देना और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। कर्मकारों को उचित मजदूरी देना
और उनके कुटीर उद्योग जो होते हैं इनको क्या करेगा, राज्य प्रोत्साहित करेगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 43 का, हाँ यहाँ पर एक आपका छूट गया, सॉरी, आर्टिकल 39A और जिसे हम कहते हैं का, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 39A का, इसमें क्या है, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा कौन, राज्य। ये किसमें उपबंध किया गया है, आर्टिकल 39A के अंतर्गत। 40 में फिर आपका ग्राम पंचायत का गठन। फिर हमारा 43 का ये भी आपका किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, आर्टिकल 43 का, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या उपबंध किया गया है, इसमें कहा गया है कि कर्मकार उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ राइट सचिन, वेरी गुड। तो 43 का आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और इसमें क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर हमारा आता है आर्टिकल 44 जिसमें समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड का उपबंध किया गया है और ये यहाँ पर राज्य को कहा गया है कि भारत के सभी राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करे, जो अभी तक नहीं हो पाया। मात्र एक राज्य गोवा में हमारा कॉमन सिविल कोड लागू है, अभी बाकी पूरे राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर हमारा आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो है शिक्षा का प्रबंध था, पर उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा हटा दिया गया। अब आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और उनके शिक्षा का प्रबंध क्या कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है, राज्य करेगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा तथा उनके आर्थिक हित का प्रबंध करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47, जस्ट मिनट पानी पी लेते हैं, ओके। आर्टिकल 47 में क्या है, आर्टिकल 47 में है कि राज्य जो है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा तथा लोक स्वास्थ्य मतलब जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते, जो हमारे सार्वजनिक अस्पताल होते, उनका क्या करेगा, उनको और ज़्यादा बढ़ाएगा। मतलब राज्य जो है लोक सहायता और लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य को जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर हमारा आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि पशुपालन का आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठन करना। मतलब जो हमारे दुधारू पशु हैं, जो हमारे मवेशी हैं, उनकी एक तरीके से उनकी रक्षा करना। तो कृषि और पशुपालन का क्या करना, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से उनका संगठन करना। ये कहाँ पर बताया गया, आर्टिकल 48। फिर आर्टिकल 48 का आता है जो कि हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 48 का ये किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की क्या करेगा, वन्य जीवों की रक्षा करेगा। फिर हमारा आर्टिकल आता है 49। 49 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, इनका जो है राज्य क्या करेंगे, इनको संरक्षण करेगा, इनकी रक्षा प्रदान करेगा। फिर हमारा आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर हमारा आता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा मतलब कि जो राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होते, जो कानून होते, उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए।
या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है तो उनको मध्यस्थता से सुलझाना चाहिए। तो ये आपके किस में है? आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो एक बार आप लोगों की कमेंट को देख लेते हैं। हाँ राइट, सचिन वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक नज़र हम लोगों ने एक नज़र आर्टिकल को देखा, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। और एक चीज, अगर कभी भी प्रश्न आए कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, राज्य के मूल अंतर क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार, इसमें मूल अंतर क्या है? तो जो है आपका मूल अधिकार क्या है? इन्फोर्सेबल है, मतलब प्रवर्तनीय है, उसे न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये वाद्य योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। और जो मौलिक अधिकार है ये कैसा है? ये हमारा कानूनी अधिकार है। और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व ये कैसा है? ये एक राज्य का नैतिक कर्तव्य है। राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे। और मौलिक कर्तव्य हमें स्वतः प्राप्त होते हैं और नीति निर्देशक तत्वों को क्या कराया जाता है? लागू कराया जाता है। मतलब जो है राज्य विधि द्वारा इन्हें लागू करता है, विधि द्वारा इन्हें उपबंध करता है। और जो कि मौलिक अधिकार हमें क्या है? स्वतः प्राप्त है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 207, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखेंगे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। जैसे कि हम लोग अभी आर्टिकल 38 में ही बताया गया कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। और इसका उपबंध कहाँ किया गया है? इसका उपबंध किया गया नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना यहाँ पर इस तरह से होगा, जस्ट नोट। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत की संविधान में कहाँ मिलता है? तो अब सभी को पता हो गया है कि ये कहाँ पर मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। कृष्णा, पूनम, अब सब लोग आंसर एक काम करेंगे, जैसे कि 207 आप लोग को लगता होगा कि काफ़ी बड़ा है तो क्वेश्चन नंबर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग शॉर्ट में लिखेंगे 8, जैसे 208 है 9, इस तरह से क्वेश्चन नंबर करके आंसर करेंगे, ठीक है। अमित का बहुत सही आंसर आया है, 208 का ए, वेरी गुड। क्वेश्चन 209, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी या गांधीवादी? तो समाजवादी बिल्कुल है। अगर आप आर्टिकल 38 को देखेंगे तो इसमें क्या है? सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो बिल्कुल समाजवादी। बौद्धिकतावादी है, जब आप ध्यान से नीति निर्देशक तत्व के भाव को समझेंगे तो क्या है? बौद्धिकतावादी, क्योंकि हमारे आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से, जैसे आप देखते हैं कि आर्टिकल 48 में क्या है? आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करने को कहा गया है। गांधीवादी भी है, जैसे ग्राम पंचायत का गठन हो गया। आर्टिकल 46, जैसे पूछा जाता है कि गांधीवादी कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48, ये सब क्या है? गांधीवादी विचारों से प्रेरित हैं। तो
तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 209 का डी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा वेरी गुड, सचिन राइट, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 210 210, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से है? तो नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसका डी आंसर होगा। हमारे भारत के जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है या किस देश के किस राष्ट्र से ये प्रेरित है? तो यह प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। टू 211, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग है, मौलिक अधिकार है, वाद योग नहीं या कोई नहीं? तो अभी बताया गया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब वाद योग नहीं है। तो 211 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर एक चीज करिएगा, ऑप्शन ए सी बी ऐसे करके हो गया है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वाद योग नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है, पर हमारे देश के शासन में ये मूलभूत है। जब भी राज्य कानून बनाएगा तो इन सिद्धांतों को जरूर उस कानून बनाते समय वहाँ पर शामिल करेगा, उनको लागू करेगा, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका उद्देश्य क्या था? हमारे संविधान निर्माता का उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पर उस समय वाद योग क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उस समय देश की जो संसाधन थे, जो देश के संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा सीमित थे। देश आज़ाद हुआ था, देश विभाजित हुआ था, तो उस समय जो हमारे पास संसाधन थे वो बहुत सीमित थे। इस वजह से उस समय सभी सिद्धांतों को या तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता था। इसलिए क्या किया गया कि नीति निर्देशक तत्व को राज्य की इच्छा पर जो है छोड़ दिया गया कि जब राज्य जब राज्य के पास इतना आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी या राज्य जब विकास कर लेगा तो इन सिद्धांतों को लागू करेगा। तो ये राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया, इसलिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान की एक अनूठी विशेषता है। ये कथन किसका है? नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। और नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, यह कथन किसका है या किसने कहा था? नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, यह तत्व कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन जी, ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 212, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 39D, ठीक है, और हिंदी में आ जाए तो घ। तो अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत उपबंध किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या? कि समान कार्य के लिए समान वेतन। कृष्णा, पूनम, सभी का आंसर आ रहा है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 213, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध कहाँ किया गया है? DPSP में किया गया है। अब किस आर्टिकल में? आर्टिकल 39D के अंतर्गत, ठीक है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, जैसे हम लोगों ने मौलिक अधिकार में देखा था कि आर्टिकल 25 से लेके 28 के अंतर्गत
कैसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता। कानून के समक्ष समानता किस आर्टिकल में उपबंध किया गया था? आर्टिकल 14 में उपबंध किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 213 का बी राइट आंसर होगा। हाँ राइट अमित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 214, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पर आर्टिकल 40, जैसे कि आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों को गठन मतलब ग्राम पंचायतों को स्थापित करने का, राज्य को लागू करने का कहाँ पर दिया गया? 40 में। पर ये इसको जो है कब लागू कराया गया? बहुत बाद में कराया गया, कम 1992 में। 1992 में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और किस संशोधन द्वारा मिला? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, 1992 में। 73वें और 74वें में क्या है? नगर पालिका है। 74वें और 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पालिका का गठन किया गया और इनको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, पर संवैधानिक दर्जा कब मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। हाँ राइट अमित, वेरी गुड। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? नागौर जिले में, राजस्थान के। और कब? 2 अक्टूबर 1959 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हाँ राइट कृष्णा। अब आपके प्रश्न आ गए, मिलान वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनको। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है? आपके आर्टिकल है, एक तरफ आपके विषय दिए हुए। आर्टिकल 40 में क्या है? अब बताने की जरूरत है क्या? यहाँ पर 40 का 1 हो जाएगा। 41 में क्या है? काम। 41 में आपका बिल्कुल काम करने का अधिकार। 2 44 में, ये तो बिल्कुल एकदम सीधा 44 में समान नागरिक संहिता। और ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का गठन। तो बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसमें कुछ मिलाना ही नहीं था, बिल्कुल एकदम इजी था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बीच में स्पेस होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आर्टिकल 39 में क्या है? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में समान नागरिक संहिता। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 40 में क्या है? कृषि और पशुपालन का गठन। तो 16 का डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बिल्कुल सुमेलित है, सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 में, ये भी आपका सही है। और हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 43A में है।
ए भी आपका सॉरी, ये आपका ए में नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, गलत है। और ग्राम पंचायतों का गठन, ए भी सही है। तो जो सहकारी संगठन है, सहकारी संगठन की जो बात की गई है वो आपके आर्टिकल 43B के अंतर्गत है, ठीक है। किसमें है? आर्टिकल 43, ए में नहीं है, ठीक है, ए के अंतर्गत नहीं है। ए में क्या है? 43 ए में क्या है? कर्मकार उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। और 43 बी में क्या है? 43 बी में है सहकारी, जो सहकारी संस्था है या सहकारी समितियों का गठन संवर्धन, आपका 43 बी में है। और इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। सहकारी समिति को 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आर्टिकल 43 जोड़ा गया था, ठीक है। सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न 218 कथन कारण वाले प्रश्न है। तो इसमें आपको जो है कथन जो है कारण की कथन जो है और कारण वाले प्रश्न है। तो देखेंगे, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन की रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो इसमें क्या है? बिल्कुल आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। रोजगार का अधिकार आपके जो है मूल अधिकार भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में है, भाग 4 के अंतर्गत है। और भाग 4 में कहां पर? आर्टिकल 41, जिसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और आर्टिकल 41 को ही लागू करने के लिए आपका जो लाया गया है मनरेगा जो है, आर्टिकल 41 को लागू करने के लिए ही मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है। तो यहाँ पर ए सही है पर आर गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर क्या है? आर गलत है। पूनम का आंसर है राइट, वेरी गुड। कृष्णा, अमित 18 का ए नहीं होगा, ए नहीं होगा क्योंकि आपका ये जो रोजगार का अधिकार है ये भाग 3 में नहीं है। भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में जहां पर क्या उपबंध किया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता। और आर्टिकल 43 की अगर बात करें तो आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? उचित मजदूरी दी जाए और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन किया जाए। तो जो आपके मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती है? वो आर्टिकल 43 के तहत दी जाती है, जो न्यूनतम मजदूरी 100 दिन की जो न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 219। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो अभी हमने बताया था, एक तो आपका 41, अगर 41 ऑप्शन में नहीं है तो आप 43 भी कर सकते हैं, क्योंकि मनरेगा एक तो आपको रोजगार प्रदान करता है और रोजगार के साथ साथ एक आपको न्यूनतम वेतन या न्यूनतम पारिश्रमिक भी देता है। तो जो न्यूनतम मजदूरी देता है वो आपके आर्टिकल 43 के अंतर्गत है और जो रोजगार देता है वो आपके आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। तो 41 के तहत तो मनरेगा के तहत हमें रोजगार मिलता है और 43 के तहत क्या होता है? जो हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है मनरेगा में वो आपका आर्टिकल 43 के तहत दी जाती है, क्योंकि आर्टिकल 43 में क्या कहा गया? निर्वाह मजदूरी, जो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी मतलब न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। तो ये आपके यहाँ पर 41 नहीं है तो 43 भी इसका राइट आंसर होगा। ए सभी का आंसर आया, वेरी गुड। कृष्णा, पूनम, अमित सभी का आंसर आया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 220, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अभी आपको बताएं कि आर्टिकल 43A, आर्टिकल 43 में तो निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है, और आर्टिकल 43A जिसे कैसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जिसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें क्या कहा गया है? उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 43A के अंतर्गत। हाँ पूनम 20 का बी दे रही, नहीं 20 का बी नहीं होगा। आर्टिकल 39 में समान न्याय व निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता, ये आपके किस में है? ये आर्टिकल 39D में है, आर्टिकल 39A में है, ठीक है। और ये इसे कैसे जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। जैसे हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है, ये सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। और मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है, पर नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है हमारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ये पूछा भी जा सकता है या आगे हो सकता है ये प्रश्न आपको मिले देखने को। 221, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो बहुत ही इजी है। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 51 में क्या उपबंध किया गया है? आर्टिकल 51 में कहा गया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करेगा राज्य। और जैसे कि उसमें जो विशेषताएं बताई गई है कि जैसे सभी राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं, जो संधि होते हैं, उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद है तो उन्हें मध्यस्थता से सुलझाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इसका उपबंध हमें कहाँ मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 51 के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 222, निम्नलिखित में से कौन संविधान 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? यहाँ पर ये बताना है कि जो 42वां संविधान, जो हमारा 42वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा कौन सा इसमें जो विकल्प है वो नहीं जोड़ा गया था। तो देखेंगे, शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, ये आपके किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39F, और या तो हिंदी में अगर आप कर लेंगे तो 4, ठीक है। और इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको किससे जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, ये आपके नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39F में मिलता है। समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सलाह, सॉरी ये 42वें द्वारा जोड़ा गया था, गलती हो गई, 44वें नहीं 42वें, ठीक है। समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता, ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, आर्टिकल 43A, ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो समान आचार संहिता, समान आचार संहिता क्या है? हमारे मूल संविधान में ही था, ये किसी संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। वैसे कौन कौन से संशोधन 42वें द्वारा जोड़े गए हैं तो देख लेते हैं। 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया? एक तो आपका जोड़ा गया आर्टिकल 39F, ठीक है। फिर आपका 39A
ए, 43 ए, 48 ये आपके किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा 43 ए है, 40 यहाँ पर कर लीजिएगा, 39 ए, और एक आपका 48 ए होगा 48 का, जिसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 222 का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 को देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? देखेंगे, बच्चों के, स्त्रियों के या जनजातियों के, दलितों के। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है। पर दलित शब्द का संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देखेंगे, मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। हाँ राइट अमित, वेरी गुड। तो यहाँ पर डी इसका आंसर होगा। पहले क्या था? पहले आर्टिकल 45 में 45 में उपबंध किया गया था कि 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करेगा राज्य, पर इसको हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हटा दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 का के तहत, आर्टिकल 21A के तहत इसे मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो अब ये आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जैसे हम लोगों ने देखा था 48A के अंतर्गत है। गौ संरक्षण जहां पर आपका बात आता है 48, जिसमें कहा गया है कृषि और पशुपालन, तो वहां पे गौ के वध का निषेध की भी बात की गई है कि दुधारू जो पशु हैं जो उनका वध नहीं किया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। तो ये आपके आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। मद निषेध आपके किस में है? आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 में जहां पर कहा गया है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को राज्य ऊंचा करेगा और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। लोक स्वास्थ्य में क्या करेगा? सुधार करेगा। तो वहां पर नशीले कोई भी मादक द्रव्य पदार्थ हो या नशीले पदार्थों के सेवन का निषेध किया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 47 के अंतर्गत नशीले पदार्थों का निषेध किया गया है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ राइट अमित, वेरी गुड। पूनम का आंसर आया है, कृष्णा का आंसर आया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों के रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने देखा ये कहाँ पर है, ये हमारे केवल राज्य के निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में। तो कहाँ पर है? दोनों में पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य का भी कर्तव्य होगा और व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा। व्यक्ति का कर्तव्य कहाँ पर होगा? जब हमारा जो मूल कर्तव्य है भाग 51 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत भाग 4 का और आर्टिकल 51 का के अंतर्गत
किसका उपबंध किया गया है? मूल कर्तव्य का, मूल कर्तव्य का उपबंध किया गया है। तो इसमें कहा गया है राज्य का कर्तव्य भी है पर्यावरण का संरक्षण के संवर्धन करे, वन्य जीवों की रक्षा करे, और व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा जैसे वन, झील, नदियाँ और जो हमारे जीव हैं उनका क्या करे? उनका रक्षा करे और उनको संवर्धन करे, उनका संरक्षण करे, दोनों का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? देखेंगे तो अभी हम ये शायद रिपीट हुआ क्या? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण इसमें दोनों में है, हमारे नीति निर्देशक तत्व का भी भाग है और मौलिक कर्तव्य का भी भाग है। नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य होगा और मूल कर्तव्य में किसका कर्तव्य होगा? व्यक्ति का कर्तव्य होगा। तो बिल्कुल पर्यावरण का संरक्षण, बस प्रश्न को घुमाया गया वहां पर, प्रश्न यहाँ पर क्या किया गया? प्रश्न जिसे कहते हैं ना कि प्रश्न हमारे रिपीट होते हैं या रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये बस प्रश्न को घुमा दिया है। प्रश्न वही है, बस प्रश्न को क्या कर दिया है? घुमा दिया है। 227 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? मतलब किसके बारे में संविधान क्या है? मौन है या शांत है? तो देखेंगे, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 क्लॉज डी, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु को प्राप्त न कर ले आर्टिकल 45। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में क्या है? संविधान शांत है। शिवानी का आंसर आया है, वेरी गुड। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके बाद मूल कर्तव्य आपका टॉपिक है, तो वहां पर फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? मतलब हमें बताना है कि कौन सा डीपीएसपी में बाद में जोड़ा गया, मतलब जो हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था उसको क्या किया गया? बाद में जोड़ा गया संशोधन द्वारा। तो उसको हम लोग देखेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो हमारे मूल संविधान में था, तो ये तो नहीं होगा। फिर मुफ्त कानूनी सलाह, इसको बाद में जोड़ा गया। मुफ्त कानूनी सलाह आर्टिकल 39 ए क्लॉज ए या आर्टिकल 39 हिंदी में कर लेंगे क्लॉज का के अंतर्गत बाद में जोड़ा गया है। और कौन से संशोधन के अंतर्गत? 42वें, अभी आप लोगों को बताया गया था। तो इसका यहाँ पर भी आपका सी करिएगा क्योंकि ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बी ऊपर होना चाहिए पर बी नीचे है, तो सी इसका आंसर होगा। गोवध का निषेध कहाँ पर है? आर्टिकल 48 में, जहाँ पर कृषि और पशुपालन की बात की गई है, तो वहाँ पर ही दुधारू पशु और गाय के वध के निषेध की बात वहाँ की गई है। ठीक है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, तो यहाँ पर बी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो ध्यान देंगे सी आपका ऊपर है, बी नीचे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। मद निषेध, मद निषेध की बात कहाँ की गई है? आप लोगों को बताया गया मद निषेध आर्टिकल 47, आर्टिकल
47 के अंतर्गत उपबंध किया गया, जिसमें क्या कहा गया है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, मतलब अस्पतालों या जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें उनका सुधार करेगा, तथा ऐसे कोई नशीले पदार्थ अगर औषधि प्रयोग से अतिरिक्त कोई नशीले पदार्थ है या मादक द्रव्य है, उनका जो है राज्य क्या करेगा, उनका निषेध करेगा या उनके सेवन पर रोक लगाएगा। तो ये कहाँ पर है, ये आपका आर्टिकल 47 के अंतर्गत है। काम का अधिकार अभी आपको बताया गया आर्टिकल 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। हमें ये बताना कौन से नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है। समान कार्य हेतु समान वेतन, आर्टिकल 39D, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल 39D 39 घ, जिसमें क्या है, समान कार्य हेतु समान वेतन, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो सूचना का अधिकार हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है। सूचना का अधिकार जो मूल अधिकार है, जो आर्टिकल 39A क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज का के अंतर्गत हमें क्या मिला हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो न्यायालय है क्या कहता है, न्यायालय कहा है जो हमारे मूल अधिकार मिला है आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में हमारे सूचना का अधिकार भी निहित है। सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब किस में है, आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 के किस उसमें, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, और उसी में सूचना का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता उसी में निहित है। और यह निर्णय किसने दिया था, यह निर्णय न्यायालय ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व है, समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या है, समान नागरिक संहिता। प्रेस की स्वतंत्रता आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, अभी आपको बताया गया आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 में मूल अधिकार में आपके तहत मूल अधिकार के अंतर्गत है। और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, ठीक है, आर्टिकल 14 में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 231, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें हमारे इसमें जो विकल्प हैं कौन से हमारे नीति निर्देशक तत्वों से हैं। तो देखेंगे मद निषेध, अब आपको बताना है मद निषेध किस अनुच्छेद में है। मद निषेध मतलब नशीले पदार्थों का सेवन, और ये आपके कहाँ पर है, आर्टिकल 47 में है। फैक्ट्रियों, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है या नीति निर्देशक तत्व के विषय हैं। तो मद निषेध आपका बिल्कुल है। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम में निषेध, तो ये आपका मूल अधिकार का पार्ट है, मूल अधिकार में है आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है। बेगार अथवा बलात् श्रम, ये भी आपके मूल अधिकार के अंतर्गत है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अस्पृश्यता का निषेध, ये भी आपके मूल अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 17 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा।
आर्टिकल 232 निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हमें ये इसमें बता रहा कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं पाया जाता। तो देखेंगे, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तो है हमारे डीपीएसपी में। जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, इसका आप लोग आर्टिकल बताएंगे, एकदम शुरुआत में ही बताया गया था, ये किस आर्टिकल में है आप लोग बताएं, ये किस आर्टिकल में? जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो बिल्कुल डीपीएसपी में हमारे अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं है क्योंकि ये मौलिक अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 17 से। तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। और सभी राज्य के सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है या किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका उपबंध किया गया है? आर्टिकल 39 का के तहत। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आर्टिकल 39 यहाँ पर दो है। आर्टिकल 39 एक होता है आपका ए और एक है आपका 39 क्लॉज ए। तो ए में क्या है? आर्टिकल 39 जिसमें छोटा ए होगा, ये अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्म होगा, हिंदी में कंफर्म नहीं होता क्योंकि हिंदी में छोटा का और बड़ा का तो होता नहीं है, वहाँ पे छोटे लेटर या बड़ा लेटर तो होता नहीं है। तो आर्टिकल 39 ए जहाँ पर स्मॉल लेटर वाला ए होगा उसके अंतर्गत होगा जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, मतलब कि राज्य जो है लोगों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 39 ए में आएगा, ठीक है, आर्टिकल 39 ए में आएगा। पर ये आपका जो 39 ए है जिसमें आपके ए जो है बड़े लेटर में है, ये आपका 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किससे? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें आपका कहा गया है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि 39A और 39A दो है, पर एक क्या है, एक आपका उसमें एक आपका जो है मूल समय जो 39 स्मॉल लेटर का ये है, ये आपके मूल संविधान में था, पर ये जो आपका दूसरा है वो मूल संविधान में नहीं था बल्कि 42वें संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? 39A और A में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? क्योंकि मूल अधिकार है या आपका स्वतः, ठीक है, या स्वतः मिला हुआ है, पर जो आपका डीपीएसपी या स्वतः नहीं मिला हुआ है, इसे क्या है, लागू कराया जाता है। और कौन लागू करता है? राज्य करता है। कैसे करता है? कानून बनाकर करता है। तो राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे। तो ये क्या है, राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया, मतलब कि इसे राज्य करेगा। तो उसी पर केटी शाह की ये आलोचना थी कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, मतलब कि जब बैंक के पास पैसा होगा तो वह अदा करेगा, और अन्यथा, और इसके लिए क्या है ये, क्योंकि डीपीएसपी आपका वाद योग है नहीं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में वाद योग है नहीं, तो इसे हम न्यायालय द्वारा लागू भी नहीं करा सकते, ठीक है। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और फिर आगे से इसके मंडे को हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आगे से इसके मंडे को कंटिन्यू करेंगे।
तो थैंक यू एवरीवन। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, और क्लास कैसे लगी ज़रूर बताएं, और बाद में कमेंट किया करें जो भी अगर सुधार की, जो भी इसमें सुधार की गुंजाइश की जा सकती है, या आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है।